प्रचंड बहुमत की सरकार प्रदेश में है। आज 4-5-6 महीने होने जा रहा है, एक भी जियो किसी नई योजना का जारी नहीं हुआ। अगर आप ऐसे कामों में लगे रहेंगे कि जिससे प्रदेश की जनता का भला नहीं होगा तो ये वास्तव में क्या कहा जाता है कि एक छोटे कर्मचारी से बड़े कर्मचारी से लेकर विधायक तक सभी लोग कमीशन लेते हैं। ये व्यक्तिगत सवाल है सर मेरा। ऐसी स्थिति और परिस्थिति में जेसीबी लगाने के लिए पैसा नहीं है, जेसीबी के लिए तेल भरने के लिए पैसा नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रदेश पहुंच चुका है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम विजेंद्र राणा है और आप प्रवचन का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में गढ़वाल की जो विधानसभा सीटें हैं, जो पहाड़ी जनपदों की जो विधानसभा सीटें हैं, उनमें 2 विधानसभा सीटें कांग्रेस जीती और 2 विधानसभा सीटों में भी जो है कांग्रेस के विधायक प्रतापनगर से विक्रम सिंह नेगी जी जो है बंपर बहुमत से जीते। बंपर बहुमत से जीतने के बावजूद भी जो है कहीं ना कहीं विक्रम सिंह नेगी जी धरातल से जुड़े हुए हैं। आज हम जानेंगे सर किस प्रकार से चुनाव जीते, प्रचंड मोदी लहर थी। सर हमारे इस प्रोग्राम में स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। प्रचंड मोदी लहर के बावजूद भी आप चुनाव जीत गए, जबकि बड़े बड़े सुरमाए कहते हैं कि भाई बड़ी मोदी लहर थी इसलिए हम चुनाव हार गए। देखो, कहीं ना कहीं तो मोदी लहर थी और मैं प्रतापनगर की जनता का आभारी हूं। मैंने चुनाव से पहले ऐसा कोई घर नहीं है प्रतापनगर विधानसभा में जिस घर पे गया ना हो। ये लगभग 1350 किलोमीटर मैं चला हूं। उसके पीछे मेरे 2 उद्देश्य थे। लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को जानना, देखना और उनसे बातचीत करना, क्योंकि जब तक हम किसी के घर तक नहीं पहुंचते हैं तो पूरी समस्याओं से वाकिफ नहीं हो पाते हैं। लेकिन प्रचंड बहुमत की सरकार प्रदेश में है। आज 4-5-6 महीने होने जा रहा है, एक भी जियो किसी नई योजना का जारी नहीं हुआ। ये दुखद है। और मैं जब जिले में देखता हूं इतनी भारी वर्षा हुई और टिहरी जनपद में तो अभी लास्ट के दिनों में भी 3-4 दिन तक बारिश रही। बड़े स्तर पे लोगों के मकान टूट गए, सड़कों की हालत बहुत खराब है और सड़कों के जो जेसीबी के ठेके दिए गए उन्होंने केवल लीग ही लीग खोल दी और अब उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। इतने कंपटीशन में उन्होंने काम ले रखे हैं, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा हमारा टाइम पूरा हो चुका है, सड़कें बंद हैं और कई सड़कों की स्थिति बहुत खराब है और सरकारी विभाग से पूछो तो 1 पैसा हमको मिला नहीं। इसलिए ये लोग अब तो सरकारी जेसीबी को भी तेल देना बंद कर दिया पेट्रोल पंपों ने। कह रहा इससे ज्यादा उधार देने की हमारी ताकत नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रदेश गुजर रहा है। अब प्रचंड बहुमत की सरकार को ज्यादा से ज्यादा विकास कार्य करने चाहिए, उत्तराखंड को ज्यादा से ज्यादा विकास से जोड़ना चाहिए, जन आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए, लेकिन दूर दूर तक ऐसे निशान दिखाई नहीं दे रहे। सर भाजपा की सरकार है और विपक्ष में आप लोग बैठे हैं, तो इस प्रकार सामंजस्य कैसा चल रहा है आप लोगों का? देखिए, ये नया प्रदेश है, ये संघर्ष के बाद ये प्रदेश मिला है। कहीं ना कहीं उन आंदोलनकारियों की, उन माता बहनों ने, उन नौजवानों ने जिन्होंने शहादत दी है, उनके भावनाओं के अनुरूप हमको कार्य करना है। सवाल ये नहीं है कि किस दल की सरकार है, सवाल ये है कि उत्तराखंड आगे कैसे बढ़ेगा। निरंतर यदि आप झूठ बोलते रहेंगे, निरंतर आप ऐसे कामों में लगे रहेंगे कि जिससे प्रदेश की जनता का भला नहीं होगा, तो फिर भटकाव आ जाएगा। आज की स्थिति मुझे भटकाव की ज्यादा नजर आती है और हम कहीं ना कहीं भटक रहे हैं उस उद्देश्य से जिस उद्देश्य के लिए इस प्रदेश का निर्माण किया गया है। सर बड़े बड़े सियासी दिग्गज जो विधायक हैं वो आरोप लगाते हैं कि सरकार हमारी नहीं है इसलिए काम नहीं हो पा रहे, तो क्या आप मानते हैं कि वास्तव में ऐसा होता है, ये बहानाबाजी है? ये बात भी है। हमने नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार में भी काम किया, हमने विजय बहुगुणा जी के साथ भी काम किया, हमने हरीश रावत जी के साथ भी काम किया और हमने उस दौर को देखा है। हमने 40-40 सड़कों का जियो एक ही जियो से किया और एक ही दिन किया, तो वो भी सरकार थी, उसकी भी हिम्मत थी। वो जानते थे कि इसकी आवश्यकता है पहाड़ों में।
और आज ऐसी स्थिति और परिस्थिति में जेसीबी लगाने के लिए पैसा नहीं है, जेसीबी के लिए तेल भरने के लिए पैसा नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रदेश पहुंच चुका है, ये दुखद है। सर, विपक्षी विधायक होने का खामियाजा कहीं भुगतना पड़ रहा है आप लोगों को? हमें तो अगर जनता विपक्ष के धर्म का पालन करने दे तो हम तो बहुत अच्छी तरह से करें, और सरकार को भी बताएंगे। सरकार को करना पड़ेगा, नहीं करेगी तो सरकार को भुगतना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं इन चीजों पर असर तो पड़ता है, लेकिन इस छोटे प्रदेश में इस भावना के साथ यदि सरकार काम करेगी तो ये स्वच्छ राजनीति नहीं है। और दलगत परंपरा तो आज से क्या है, ये तो अनादिकाल से, जब देश आजाद हुआ तब से है और पूरे दुनिया में है। और ऐसा नहीं है कि वहाँ का विकास प्रभावित नहीं होना चाहिए, विकास की गति रोकनी नहीं चाहिए। और अगर रुकती है तो कहीं ना कहीं उस पीढ़ी को, उस सदी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। सर, आपकी पार्टी में पूर्व जो सीएम रहे हैं वो चुनाव हार गए, बड़े बड़े चेहरे चुनाव हार गए, तो आप क्या मानते हैं आपकी जीत का मंत्र क्या है सर? देखिए, कहीं दूर दूर तक तो ये नहीं लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार नहीं बन रही है। सभी लोग आशान्वित थे और पूरा प्रयास किया गया कि सरकार बनेगी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो वो अनुकूल नहीं थे। हमारा जीतने के पीछे मैं यही मान सकता हूं कि ये जो हाथ और पांव है इनको निरंतर चलाते रहो, और संपर्क और संवाद, ये दो विषय हैं कि जिसके कारण हम लोगों के बीच में जाते रहते हैं, लोगों को मिलते रहते हैं, लोगों से बातचीत करते रहते हैं। और लोगों की जो समस्याएं हैं, हर समय यदि समाधान नहीं होता तो समाधान का रास्ता क्या हो सकता है, उस तरफ तो अपनी बात रख सकते हैं, उस तरफ अपने विचार को रख सकते हैं और उस रास्ते को खोलने का प्रयास किया जा सकते हैं। हमने विपक्ष में रहते हुए भी, जब हम विधायक नहीं थे, 17 से 22 के बीच में एक दिन भी चैन से नहीं बैठे रहे। हम जन संघर्ष के लिए लोगों की समस्याओं को उठाते रहे, लोगों के बीच जाते रहे, यही एक मंत्र है। सर, एक सवाल और मेरे मन में गूंज रहा है। वर्तमान समय में कमीशन का जो जहर है, जो कमीशन का दंश है, वो कहीं ना कहीं पहाड़ की और उस उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को जो है ले डूब रहा है। तो आप क्या मानेंगे, वास्तव में क्या कहा जाता है कि एक छोटे कर्मचारी से, बड़े कर्मचारी से लेकर विधायक तक सभी लोग कमीशन लेते हैं? ये व्यक्तिगत सवाल है सर मेरा। 12 से 17 के बीच में जो मैंने विधायक के रूप में प्रतापनगर विधानसभा में काम किए जी, और लगभग ऐसे 25-30 काम ऐसे हैं जिनको आगे बढ़ाया जाना चाहिए था। यदि उस समय के तत्कालीन विधायक उनको आगे बढ़ाते तो उन कामों में उनका भी श्रेय लगता, उनका भी हाथ लगता। वो प्रतापनगर के विकास की नींव थी। प्रतापनगर दूर से चमकता अगर वो सब कार्य ऊपर हो जाते। वो नौजवानों से संबंधित थे, वहाँ के गांव और घर से संबंधित थे, लेकिन वो सब काम नहीं हुए तो प्रतापनगर के लोगों में हताशा और निराशा रही। एक कारण ये भी रहा कि उन्होंने मेरे पर विश्वास व्यक्त किया। जहां तक आपके दूसरे सवाल का प्रश्न है, कमीशन का दंश, हाँ, ये मैंने कहा कि हम कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। जो लक्ष्य होना चाहिए था, इस प्रदेश में उत्तर प्रदेश की संस्कृति, बिहार की संस्कृति, इस तरह के लोग आ गए कि जिन्होंने अधिकारी से लेकर कर्मचारी से लेकर हर तरह के जो लॉबिंग करेगा, गलत कामों को ज्यादा प्रश्रय देगा, इस तरह का माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ये छोटा प्रदेश अपना रास्ता भटक जाएगा। जो इसको एक कह सकते हैं हिंदुस्तान का एक गुलदस्ता बनेगा। ये चार धाम है, ये देवभूमि है, इसकी जो अवधारणा थी उससे भटक रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों ने यहाँ आकर ये समझ लिया है कि किसी ना किसी रूप में अर्थतंत्र को ज्यादा मजबूत करके किसी ना किसी तरह से सरकारों के कंधों पर झूलने का जो काम किया जा रहा है, होना ये चाहिए था कि घर और गांव का विकास कैसे हो, घर और गांव में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर कैसे पैदा हो, इससे भटक चुका है। और इस सिद्धांत की तरफ, गलत रास्ते की तरफ जो जा रहा है, इस पर रोक लगनी चाहिए। और मूलतः हमको पहाड़ के विकास के लिए, पहाड़ के घर गांव में कैसे पलायन को रोकेंगे। मैंने कहा कि हम 2-3 चीजों पर अटक गए। हमने चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं पे विचार करना ही बंद कर दिया। हमने उन ऑप्शन पे देखना ही शुरू नहीं किया। इसलिए ये अगर प्रदेश गलत दिशा में भटकता है, और ये जो आपने कहा कि कमीशन की परंपरा, ये सब चीजें, ये सब बंद की जानी चाहिए।
और जो मूल उद्देश्य है जिसके लिए प्रदेश बना है, हमें उस रास्ते पर मिलकर सबको काम करने की आवश्यकता है। नेगी जी, एक सवाल भी मेरे मन में और है कि 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने या फिर 1 साल, 1.5 साल में जो है बनी हुई जो है इमारतें ढह जाती हैं, सरकारी पुल ढह जाते हैं, सड़कें ढह जाती हैं। अब क्या कारण मानते हैं, जबकि ब्रिटिश काल की बनाई हुई जो इमारतें हैं, लंबे समय से जो पहले जो सड़कें बनी हुई थी वो अभी तक जो है स्टेबल है। आप क्या मानते हैं कि जो नया जो निर्माण हो रहा है, कंस्ट्रक्शन में कमी है, क्या आखिर क्यों ये बुनियाद ढीली पड़ जा रही है? देखिए, सरकार का जब डर और भय कमजोर हो जाता है, उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। तो उसमें ठेकेदार भी गड़बड़ी करेगा, जब उसकी जेब खींचोगे तो वो भी गड़बड़ी करेगा, इंजीनियर भी गड़बड़ी करेगा। अगर कान खींचने वाला सख्त है तो गड़बड़ी हो नहीं सकती। और इस तरह की परंपराएं, मैंने कहा कि गलत दिशा की तरफ ले जा रही है इस प्रदेश को। इस पर सख्ती की जानी चाहिए और जहां पर गलती होती है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हम तब नहीं गए जब बहुगुणा जी जा रहे थे, तब तो बड़ी सुविधाएं मिल रही थी, तो हम तब नहीं गए। और ऐसा नहीं है, क्योंकि इस छोटे प्रदेश में इस तरह की परंपरा डालना, अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने पदों में बढ़ोतरी के लिए दूसरे दल में जाना, अपने दल को छोड़ के जाना, कहीं ना कहीं हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। इसलिए कहीं ना कहीं हम भी शहीद हो जाएंगे, कोई बात, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कम से कम आगे की पीढ़ी सुरक्षित रह सके, इस परंपरा का मैं विरोधी हूं। सर, प्रतापनगर विधानसभा में व्यक्तिगत रूप से गया हूं, मैंने वहां आधारभूत विकास देखा हुआ है। सड़कों की स्थिति बहुत अच्छी है और जो आधारभूत जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है काफी अच्छा है। आपके समय पर जो लोग काम करते, जो लोग हैं, जनता है, वो कहती है कि कहीं ना कहीं आपने बड़ा जो है वहां पर विकास किया हुआ है। तो सर, आने वाले समय में क्या क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपके क्षेत्र के विकास के लिए? देखो, प्राथमिकता तो जो हमने 12 से 17 तक काम किए वो वहीं के वहीं अटके हुए हैं। अब उनको हिलाने पे लगाऊं कि थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े। मेरा कहने का मतलब है कि किसी भी क्षेत्र का विकास एक निरंतर और सतत प्रक्रिया है, और यदि वो मेरे हटने के बाद पूरी तरह से ध्वस्त हो गई, आगे नहीं बढ़ी, तो कहीं ना कहीं प्रतापनगर 20 साल पीछे गया है, अगर आकलन करने वालों को सही आकलन करना आता हो। और मैं फिर उसी पे जोर लगा रहा हूं, यदि वो काम आगे बढ़ गया होता तो हम कुछ नया और कुछ सोचते, कुछ उस क्षेत्र को और कुछ देना चाहते। हमने उस क्षेत्र को ओबीसी किया। ओबीसी करने के बाद केंद्र में भी और राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और राजनाथ सिंह जी ने प्रतापनगर में आके कहा कि आप विजय सिंह पंवार को विधायक बनाइए, मैं इसको केंद्रीय ओबीसी की सूची में शामिल करूंगा। वो आज तक नहीं हो पाया। मैंने विधानसभा में आते हुए सबसे पहले सवाल वही किया, और मंत्री ने आश्वासन दिया, राज्य सरकार के माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि हम इसको पुनः स्मरण पत्र भारत सरकार को भेजेंगे। लेकिन इसमें मेरा निवेदन उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री धामी जी से है कि ये आपके राज्य के प्रश्न हैं, आप सदन के नेता हैं, ये आपका दायित्व बनता है, ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप भारत सरकार में इसकी पैरवी करें। लेकिन अगर आप चुपचाप रहेंगे, ये विषय मेरे थोड़ी, मैंने तो राज्य सरकार से करा दिया, मेरी सरकार थी, मैंने करा दिया, लेकिन आगे तो आपको करना है। पर अभी तक उस पर कोई न तो चर्चा है, ना कोई आगे बातचीत कर रहा है, वहीं का वहीं मामला पड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि प्रदेश के चौमुखी विकास के लिए सरकार का अपना जो उद्देश्य होना चाहिए, जो कर्तव्य होना चाहिए, उसकी पूर्ति की जानी चाहिए, उस दिशा में काम किया जाना चाहिए, की है। और आज जिस दिशा में प्रदेश जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम उसमें आ रहा है, और कहीं ना कहीं जांच को प्रभावित करने का काम किया जा रहा है। सरकार जिस दल की है, उसी दल के लोगों का नाम आ रहा है, तो पुलिस क्या करेगी? इन सब मामलों में गंभीरता से बात करने की आवश्यकता है, और आवश्यकता है कि सीबीआई जांच अगर की जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी जल्दी हो। जब तक पहाड़ की बेटी को न्याय नहीं मिलता है, उत्तराखंड से ये जलजला हटेगा नहीं। उत्तराखंड के गांव में रहने वाली माँ बेटी भी आज इतनी आक्रोशित है कि वो कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति इस प्रदेश में हो। आज हमारे साथ प्रतापनगर विधायक विक्रम सिंह नेगी जी जुड़े थे, जिन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ सारे सवालों के जवाब दिए। तो आप देखते रहिए प्रवचन डिजिटल। धन्यवाद।